एपिसोड 91 इट्स योर पनिशमेंट मन्नत। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व ने मन्नत को अभी भी मजबूती से गले लगा रखा था। कुछ देर बाद उसने मन्नत पर अपनी पकड़ ढीली करके उसके चेहरे की तरफ देखा। मन्नत का छोटा सा चेहरा इस वक्त काफी कमजोर लग रहा था। अथर्व ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम ठीक हो? मन्नत ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमें क्या हुआ है और हम कहाँ हैं? कहते हुए मन्नत ने आसपास अपनी नजरें घुमाईं और समझने की कोशिश करने लगी कि वह इस वक्त कहाँ है। कुछ देर में उसे एहसास हो गया कि वह अस्पताल में है। मन्नत ने डरते हुए कहा, हम अस्पताल में क्या कर रहे हैं? हम तो घर पर थे ना। कहते हुए मन्नत चुप हो गई। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तुम कुछ मत पूछो। मैं तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम लेट जाओ। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कहा, नहीं, हमें नींद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ज्यादा ही देर तक सो रहे थे। हमें उठना है, चलना है। हमें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मन्नत को अभी तक नहीं पता था कि वह पिछले 6 महीने से लगातार सो रही थी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं पर रुको। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कहा, डॉक्टर को क्यों? बताए ना, हमें क्या हुआ है? मन्नत के सवाल पर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके माथे पर दोबारा किस करते हुए कहा, मैंने कहा ना, बस तुम्हें बुखार है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कहते हुए अथर्व वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद 2-3 फीमेल डॉक्टर मन्नत को चेक कर रही थीं। मन्नत चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी नीली आंखों में कंफ्यूजन के साथ साथ डर और घबराहट भी नजर आ रही थी। अथर्व एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। मन्नत का ध्यान सिर्फ अथर्व के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन पर था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मन्नत, आपकी तबीयत कैसी है? आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। बस मुझे अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि मुझे क्या हुआ है? मन्नत का सवाल सुनकर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, क्या आप बता सकती हैं कि आज की तारीख क्या है? डॉक्टर के सवाल पर मन्नत कंफ्यूज होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगी। तभी डॉक्टर ने मन्नत के सामने कैलेंडर रखते हुए कहा, आज की तारीख है 21 जुलाई 2024। डॉक्टर की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जुलाई 2024। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, मन्नत, तुम्हारा 6 महीने पहले एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तुम 6 महीने से कोमा में थी और आज ही तुम्हें होश आया है। डॉक्टर की बात सुनकर मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अथर्व ने जब मन्नत की आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, गेट आउट। अथर्व की आवाज इतनी डरावनी थी कि डॉक्टर और नर्स वहां से कुछ ही देर में भाग गए। अब रूम में सिर्फ अथर्व और मन्नत मौजूद थे। अथर्व लंबे कदमों से मन्नत के पास पहुंच गया। उसने मन्नत का छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था ना, मुझसे दूर मत जाना। क्या हालत कर ली तुमने अपनी? अथर्व की बात सुनकर मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसने मजबूती से अथर्व को गले लगाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम 6 महीने से इसी तरह से जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े हुए थे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें याद है 6 महीने पहले किस तरह से तुम सुकून मैंशन से भाग गई थी? और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पता है कुछ? अथर्व की बात सुनकर मन्नत को इतना तो याद आया कि 6 महीने पहले वह मेंशन से गुस्से में बाहर चली गई थी, पर उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता था।
मन्नत की पकड़ अथर्व पर मजबूत होती जा रही थी। अथर्व ने मन्नत को खुद से दूर करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी गलतियों की पनिशमेंट मिलेगी। मन्नत, पिछले 6 महीने 16 दिन 17 घंटे 10 मिनट 19 सेकंड से मैं तुमसे दूर था। हर एक पल की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें मेरे दर्द की खुद के दर्द से चुकानी होगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अथर्व ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, रोना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। अथर्व ने मन्नत को साइड टेबल पर रखी हुई दवाई खिलाई और उसे लिटाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर में मन्नत की आंखें भारी हो गईं और वह नींद की आगोश में चली गई। एक हफ्ते बाद मन्नत अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। डॉक्टर उसे हल्का खाना ही देते थे, जिस वजह से मन्नत अब 90% तक ठीक हो चुकी थी। आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। मन्नत इस वक्त अस्पताल के बेड पर बैठकर अपने नाखून चबाते हुए खुद की घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। उसे बार बार अथर्व की बात याद आ रही थी, बस एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सभी गलतियों की सजा मिलेगी। मन्नत ने खुद से कहा, डेविल पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। डेविल की पनिशमेंट से अच्छा था कि हम हॉस्पिटल के बेड पर ही पड़े रहते। मन्नत ने इतना कहा ही था कि वार्ड का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया। अथर्व को देखते ही मन्नत ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, डेविल। अथर्व ने अंदर जाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। अब हम हमारे मेंशन जा रहे हैं। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के पास आकर उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने भी जल्दी से उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर प्यारी सी आवाज में कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। मन्नत के सवाल पर अथर्व ने उसके चेहरे की स्माइल देखते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि आज से तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट होगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने डरते हुए कहा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। हम उस दिन काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए हमें खुद नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें थोड़ी पता था कि बाहर जाने के बाद हमारे साथ यह सब कुछ हो जाएगा और हमारी जिंदगी के पूरे 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, हम क्यों खुद का एक्सीडेंट कराएंगे। हमने तो अपनी जिंदगी के 6 महीने गंवा दिए। कहते हुए मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। अथर्व ने मन्नत पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, एक और बूंद अगर तुम्हारी आंखों से गिरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, कितनी बार तुम्हें बताना होगा। अथर्व की डरावनी आवाज सुनकर मन्नत ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, हमेशा हमें डांटते रहते हो। कोई अपनी वाइफ को ऐसे डराता है भला? आप प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर अस्पताल के बाहर आ गया। बाहर उसकी बॉडीगार्ड की गाड़ियां उसकी बॉडी को घेर कर खड़ी थीं। अथर्व मन्नत को लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गया और कुछ ही देर में उनका काफिला सुकून मैंशन की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी में भी अथर्व मन्नत को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और मन्नत किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे चिपके बैठी हुई थी। मन्नत को घबराहट हो रही थी कि अथर्व उसके साथ क्या करेगा, पर उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अथर्व का चेहरा था। 1 घंटे बाद वो लोग सुकून मैंशन के सामने खड़े थे। अथर्व मन्नत को अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। अपने मैंशन को देखते ही मन्नत की आंखों में हल्की सी आंसू की बूंदें चमकने लगीं। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से उसने बेवकूफी में मैंशन को छोड़ दिया था। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मैंशन कितना खूबसूरत है ना डेविल। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और मन्नत को लिए इस कदमों से चलता हुआ लिविंग रूम के दरवाजे पर आ गया। जैसे ही उसने डोरबेल बजाना चाहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अथर्व अंदर आने ही वाला था कि तभी उसे दरवाजे पर कशिश और दिव्या नजर आई, जिनके हाथ में आरती की थाली थी। उन दोनों ने मन्नत और अथर्व को रोकते हुए कहा, रुको, तुम दोनों इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। शादी के बाद तुम दोनों का गृह प्रवेश किसी ने नहीं किया था, पर आज हम तुम्हारा गृह प्रवेश करेंगे। कशिश और दिव्या की बात सुनकर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। वह भले ही इन सब में विश्वास नहीं करता था, पर वह उन दोनों की बात कभी भी नहीं टालता था। कशिश ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारी और मन्नत के माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। पता नहीं इतने दिन तक तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया।
भगवान तुम्हारी सारी तकलीफें अपने चरणों में दबा दे। कहते हुए कशिश ने मन्नत के माथे को चूम लिया। मन्नत के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। कशिश ने छोटा सा तिलक अथर्व के सर पर भी लगा दिया। आज पहली बार था जब अथर्व ने कशिश को तिलक लगाते समय कुछ भी नहीं कहा था। आरती होते ही मन्नत और अथर्व दोनों अंदर आ गए। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डेविल, हम ठीक हैं, आप हमें नीचे उतार दो, हम खुद चल सकते हैं। मन्नत की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अथर्व ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मैं एंजल को ऊपर उसके रूम में सुलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इसके लिए इतनी देर तक चलते फिरते रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अथर्व ने उसे चलने कहाँ दिया था। ठीक होने के बाद भी मुश्किल से वह अपने पैरों पर 2 से 3 बार चली होगी, वह भी बाथरूम जाते टाइम। वरना अथर्व ने तो एक पल के लिए भी उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतरने दिया था। अथर्व की मन्नत के लिए फिक्र देखकर कशिश और दिव्या दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो तुम मन्नत को उसके रूम में ले जाकर सुला दो। कशिश और दिव्या को अथर्व की बात में हामी भरते हुए देखकर मन्नत का रोने का दिल कर रहा था। वह इस वक्त अथर्व के साथ अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक अथर्व उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। मन्नत ने डरते हुए खुद से कहा, हे भगवान, हमें आज बचा लेना। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मन्नत के डरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा मन्नत। तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट मिलकर रहेगी। जितना तड़पाना था तुमने, मैं उतना तड़प चुका हूं। अब मेरी बारी। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने मन्नत को धीरे से बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुकने लगा। ये देखते ही मन्नत ने घबराते हुए कहा, डेविल। मन्नत के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जिसे देखकर अथर्व ने उसके पसीने को साफ करते हुए कहा, अभी से डर क्यों रही हो मन्नत? अभी तो मैं पनिशमेंट देना स्टार्ट भी नहीं किया है। तब क्या होगा जब मैं सच में तुम्हें पनिशमेंट देना स्टार्ट करूंगा? क्या तुम मेरी पनिशमेंट बर्दाश्त कर पाओगी? कहते हुए अथर्व अपनी गर्म सांसें मन्नत के चेहरे पर महसूस कर रहा था। मन्नत को अपने पेट से लेकर अपनी पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज पानी दे दो, हमें बहुत प्यास लगी है। अथर्व ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर मन्नत को पानी पिलाते हुए कहा, तुम्हारी पनिशमेंट आज रात से शुरू होगी, इसलिए अभी से इतना डरने की जरूरत नहीं है मेरी जान। कहते हुए अथर्व ने हल्के से मन्नत के होठों पर किस किया और बाथरूम में चला गया। मन्नत ने डरी हुई नजरों से अथर्व की तरफ देखकर खुद से कहा, आखिर यह हमें क्या पनिशमेंट देने वाले हैं? सोचते हुए उसकी हालत खराब होने लगी। आखिर अथर्व कितना डेंजरस हो सकता है, यह मन्नत अच्छे से जानती थी। उसकी एक गलती की वजह से उन दोनों की जिंदगी के पूरे 6 महीने बर्बाद हो गए थे, तो अथर्व उसे कोई छोटी पनिशमेंट तो नहीं देने वाला था। एपिसोड 92, मन्नत के आंसू, अथर्व का पागलपन। ही गाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर डर और घबराहट नजर आ रही थी। मन्नत ने डरते हुए कहा, डेविल, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगली बार से हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। कभी भी नहीं, हम वादा करते हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बेहद डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मन्नत, गलती के बाद अगर सजा ना दी जाए ना, तो सामने वाला गलती बार बार दोहराता रहता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती बार बार दोहराती रहो, इसलिए सजा देना तो जरूरी है ना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अथर्व ने शिद्दत से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, डरो मत मन्नत, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो भी होगा, बस उसका इंतजार करना। कहते हुए अथर्व ने मन्नत का चेहरा छोड़ दिया और तेज कदमों से वहां से क्लोजेट की तरफ चला गया। मन्नत अभी भी कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह सोच रही थी कि अथर्व उसके साथ क्या करेगा। ये सोचकर ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मन्नत बस क्लोजेट रूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिसे अथर्व ने काफी जोर से पटक कर बंद किया था। मन्नत ने खुद से कहा, हम जानते हैं डेविल, कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी,
पर हम सच कहते हैं, आपके बिना हमारे लिए जीना इम्पॉसिबल है। आपसे दूर रहकर हम नहीं रह सकते। हम वादा करते हैं खुद से और आपसे कि आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे। बस इस बार हमें माफ कर दीजिए डेविल। मन्नत रोते हुए खुद से ही कह रही थी, क्योंकि अथर्व तो क्लोजेट रूम में चला गया था। कुछ देर बाद अथर्व बाहर आया। मन्नत ने अपने अथर्व की तरफ देखा। वह रेडी लग रहा था। ये देखकर मन्नत ने डरते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, डेविल? मन्नत के सवाल पर अथर्व ने पलटकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑफिस जा रहा हूं मन्नत। तुम्हारे अपने और हमारे होने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए। पर डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट भी तो देनी है ना। मेरा इंतजार करना। कहते हुए अथर्व इसी तरह से मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, क्योंकि अथर्व की मुस्कुराहट सच में काफी ज्यादा डरावनी थी। अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ कॉरिडोर से होता हुआ लिविंग रूम में आ गया। लिविंग रूम में अभी भी दिव्या, कशिश, आदित्य और कबीर मौजूद थे। जैसे ही उन लोगों ने अथर्व को ऑफिस के कपड़ों में देखा, उन सब के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगी। कबीर चुप था। वहीं आदित्य घूर घूर कर अथर्व को देख रहा था। आखिर में उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। और तुम ऑफिस जाना चाहते हो। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे प्यारे ससुर जी, अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो आपके होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को कैसे पाल सकूंगा? क्या आप नहीं चाहते कि वह राजा के बच्चों की तरह जिंदगी बिताएं? अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए उनके फादर को बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी बेटी की मेहरबानी से मैं पिछले 6 महीने से काफी बार ऑफिस स्किप कर चुका हूं। अब और स्किप नहीं कर सकता। और रही बात उसका ख्याल रखने की, तो आप सब लोग किसके लिए हो? आप सब लोग रखोगे उसका ख्याल। कहते हुए अथर्व बिना किसी की परवाह किए वहां से निकल गया। अथर्व के जाते ही आदित्य ने गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, कबीर, सच में तुम्हारा बेटा तुमसे बड़ा नालायक है। मतलब मुझे लगता था कि इस दुनिया में तुम इकलौते अजीब इंसान हो। पर जब से यह पैदा हुआ है, मुझे यकीन हो गया कि तुमसे भी ज्यादा अजीब इंसान हो सकते हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट तो तुमसे भी ज्यादा खराब क्वालिटी का है। आदित्य की बात सुनकर कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी जबान की परवाह नहीं है। कटवाना पड़ेगा इसे। कबीर की धमकी सुनकर आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, जबान क्या कोई सब्जी है, जो तुम मेरी जबान को काट लोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? मेरा नाम भी आदित्य सिंघानिया है। लोग जितना तुमसे डरते हैं बाहर, उतना ही मुझसे डरते हैं। इसलिए मुझे खोखली धमकियां देना बंद करो। और बताओ कि आगे का क्या प्लान है? आदित्य की बात सुनकर कबीर टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगा। दिव्या और कशिश ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों वहां से उठकर चुपचाप चली गईं। उन दोनों के जाते ही आदित्य ने कबीर को घूरते हुए कहा, वह दोनों जा चुकी हैं। अब तो बोलो, या मुंह में दही जमा कर रखी है? आदित्य की बात सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 6 महीने, पूरे 6 महीने बर्बाद किए हैं उसने हमारी लाइफ के। तो हमें कम से कम उसकी जिंदगी के 60 साल तो बर्बाद करने चाहिए ना। इतनी जल्दी मर जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। चलो कुछ नया गेम खेलते हैं। कबीर की बात सुनकर आदित्य कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगा। कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, यू आर राइट। हमें उसकी जिंदगी के 60 साल तो बर्बाद करने चाहिए, पर अपने तरीके से। आदित्य की बात सुनकर कबीर के चेहरे की शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। इस वक्त अगर कोई उन दोनों की मुस्कुराहट देख लेता, तो डर के मारे बेहोश हो जाता। शायद इसलिए उन दोनों की बीवियां पहले ही वहां से जा चुकी थीं, अपने पतियों का खतरनाक चेहरा देखने से बचने के लिए। राठौर कॉरपोरेशन। अथर्व इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर काफी मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। तभी केबिन का दरवाजा खोलकर आयुष अंदर आया। अथर्व को देखकर आयुष दौड़ता हुआ जाकर सीधा उसके गले से लग गया। उसने खुशी से कहा, मन्नत मिल गई और वह ठीक भी हो चुकी है और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। आयुष की बात पर अथर्व ने कुछ नहीं कहा। ना उसने खुद से आयुष को गले लगाया और ना खुद से दूर किया। आयुष जानता था कि अथर्व अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता और उसे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी।
आयुष ने अथर्व से अलग होकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए कहा, तुमने आगे क्या सोचा है? हम उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते, वरना आगे भी वह ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने टेबल पर रखा हुआ पेपरवेट घुमाते हुए कहा, कुछ ना कुछ करना होगा से क्या मतलब है तुम्हारा? हमें बहुत कुछ करना है, वह भी बहुत अच्छे से करना है, इतना अच्छे से कि वह दोबारा पैदा होने से डरे। कहते हुए अथर्व ने पेपरवेट उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। इससे आयुष को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अथर्व के गुस्से से वाकिफ था। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हो जाएगा, पर उसके लिए पहले हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा। बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। आयुष की बात सुनकर अथर्व ने शैतानी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि मेरे पास प्लान नहीं है? अथर्व की बात सुनकर आयुष हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कुछ कहा, जिसे सुनकर आयुष ने लगभग कुर्सी से उछलते हुए कहा, आर यू सीरियस? हम ये करने वाले हैं? कितना रिस्की है? मुझे मरना नहीं है। अभी तो मेरी और मेरी साक्षी की शादी भी नहीं हुई, हमारे बच्चे भी नहीं हुए और तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। आयुष की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। ये देखते ही आयुष ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक करते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं नहीं मरने वाला हूं। तो कब से हमें अपना काम स्टार्ट करना है? पर यार, अगर मेरी जान मेरी साक्षी को पता चल गया, तो वह मेरा खून कर देगी। अथर्व ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कल शाम, होटल प्लाजा। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आयुष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके, ओके, समझ गया। कहते हुए आयुष वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आयुष के बाहर जाते ही अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपने केबिन के ग्लास वॉल के पास आ गया। उसने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत में लोग क्या से क्या कर जाते हैं, पर हम तो दीवानगी में लुट गए। तेरी दीवानगी इस कदर छाई है कि पूरी दुनिया बर्बाद करने की कसम मैंने खाई है। कहते हुए अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। शाम का वक्त, सुकून मेंशन। इस वक्त मन्नत बेड पर बैठी हुई थी और उसके पास दिव्या और कशिश बैठी हुई थी। कशिश ने प्यार से मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, मन्नत, अब हम सब जा रहे हैं। अपना और अथर्व का ध्यान रखना। मैं जानती हूं कि अथर्व इस वक्त बहुत गुस्से में होगा, पर मुझे यकीन है कि वह चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा और ना तो तुम्हें हर्ट करेगा। कशिश की बात सुनकर दिव्या ने मन्नत के चेहरे पर किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना बच्चा। और जब भी आपको मेरी जरूरत हो, मुझे बस एक बार कॉल कर देना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। उन दोनों की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। दिव्या और कशिश वहां से चली गईं। उन दोनों के जाने के बाद मन्नत गहरी सांस लेकर बेड पर लेट गई। अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तभी उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 9 बजे बज चुके थे। उसे 8 बजे ही कशिश और दिव्या ने डिनर करा दिया था, पर अथर्व अभी तक वापस नहीं आया था। मन्नत ने अपना मोबाइल उठाकर गहरी सांस ली और अथर्व का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद ही अथर्व ने कॉल उठाकर बेहद दिलकश आवाज में कहा, क्या हुआ मेरी जान? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने हैरानी से कहा, डेविल, आपने ड्रिंक की है? आपको पता है ना कि शराब बॉडी के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस होती है? तो आपने ड्रिंक क्यों की? मन्नत की आवाज में नाराजगी थी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने हंसते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि ड्रिंक इंसान के लिए डेंजरस है? मेरे लिए तो तुम डेंजरस हो। जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से मेरी जान निकल रही है। और तुम्हें लगता है कि यह ड्रिंक मेरे लिए डेंजरस है। ये ड्रिंक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मन्नत। कुछ भी नहीं। अथर्व राठौर नाम है मेरा, मुझ पर इसका नशा भी नहीं चढ़ता। क्योंकि मेरे दिलो दिमाग, मेरी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ तुम्हारा नशा छाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। अथर्व की बातें सुनकर मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अथर्व की आवाज से ही समझ आ रहा था कि इस वक्त वह काफी ज्यादा नशे में है। मन्नत ने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, डेविल, प्लीज हमारे पास आ जाए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने थोड़े गुस्से से कहा, रोना बंद करो। तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास।
तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मन्नत, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही पास आता हूँ, कहकर अथर्व ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, पता नहीं हम क्यों उस दिन खुद को रोक नहीं पाए। अगर हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। मन्नत, तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर दी? पता नहीं हमारे डेविल इन 6 महीनों में कैसे रहे होंगे। हम तो उनके पास भी नहीं थे। मन्नत को पता चल गया था कि 6 महीने तक अथर्व उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। पर उसे यह नहीं पता था कि अथर्व को पता था कि वह कहाँ है। जितना कशिश और दिव्या को पता था, उन दोनों ने मन्नत को बता दिया था। मन्नत आंसू भरी आंखों से अथर्व के आने का इंतजार कर रही थी। उसका ध्यान एक पल के लिए भी दरवाजे से नहीं जाता था। 9 से 12 बज चुके थे पर अथर्व अभी तक वापस नहीं आया था। मन्नत ने रोते हुए कहा, प्लीज वापस आ जाए डेविल। मन्नत के इतना कहते ही उसके रूम का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया। अथर्व को देखते ही मन्नत जल्दी से बैठकर उठकर खड़ी हो गई और अथर्व के पास आ गई। अथर्व की टी शर्ट पर सिलवटें पड़ी हुई थीं। उसने अपनी शर्ट को कोहनी तक मोड़ रखा था। उसके चेहरे पर भी शराब की वजह से लाली छाई हुई थी। इस वक्त वह काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। मगर मन्नत ने सब कुछ इग्नोर किया और अथर्व को गले से लगाते हुए कहा, इतनी देर तक कहाँ थे आप? आपको पता भी है कि हम कितना ज्यादा डर गए थे। आगे से ऐसा कभी मत कीजिएगा। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत को बाजू से पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, क्यों? मेरे वापस ना आने से इतना डर लगा? और जो खुद मुझे छोड़कर चली गई थी उसका क्या जवाब दो, मन्नत। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। अथर्व की पकड़ उसकी बाजू पर काफी मजबूत थी। अथर्व ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने कहा, जवाब दो, मन्नत। एपिसोड 93 अथर्व पागलपन डेविल मत कीजिए हम मर जाएंगे। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अथर्व ने मन्नत की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बोलो मन्नत। तब तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे कितना दर्द होगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी। तुम्हें आज़ादी दी थी ना मैंने। 6 साल तक दूर था ना मैं तुमसे, ताकि तुम अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसी जिंदगी जी सको। तो फिर क्यों गई तुम मुझे छोड़कर? बोलो मन्नत। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को दीवार से सटा दिया। मन्नत ने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए डेविल। हम प्रॉमिस करते हैं, हम अगली बार से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाएंगे। हमारा दिमाग खराब हो गया था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर दूं? तुम्हें पता है ना, अथर्व राठौर की लाइफ में माफी के लिए कोई जगह नहीं है। गलती की सिर्फ सजा होती है। सिर्फ और सिर्फ सजा। सजा अगर माफ कर दी जाए तो इंसान गलती दोहराता ही रहता है। पर अगर सजा दी जाए तो गलती करने से पहले वह 1000 बार सोचता है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अथर्व ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मन्नत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है डेविल। उसने अपनी बाजू की तरफ इशारा किया। अथर्व ने मन्नत की नाजुक सी बाजू को काफी मजबूती से पकड़ रखा था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? और मेरे दर्द का क्या मन्नत? मुझे तो यहाँ पर दर्द हो रहा है। कहते हुए अथर्व ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। मन्नत को अथर्व के मुंह से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मन्नत ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी। आई एम रियली रियली सॉरी। हम जानते हैं कि जो हमने किया है वह माफी के लायक नहीं है। पर इस बार बस हमें एक मौका दे दीजिए। हम अगली बार से यह गलती क्या कोई भी गलती नहीं करेंगे। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप चाहते हैं ना कि हम कॉलेज ना जाएं, तो हम कभी कॉलेज नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो हम अपनी पढ़ाई भी छोड़ देंगे। बस हमें माफ कर दीजिए डेविल। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी तुम्हें नहीं मिल सकती मन्नत। मैंने कहा था ना, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी।
तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ मेरी जान। कहते हुए अथर्व ने अपने दोनों हाथों से मन्नत का छोटा सा चेहरा पकड़ लिया। मन्नत का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी नाक भी लाल नजर आ रही थी। अथर्व ने धीरे से झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अभी तो और रोना है मन्नत, इसलिए अभी से आंसू खत्म मत करो, फिर रोने के लिए आंसू कहां से लेकर आओगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की पूरी बॉडी कांपने लगी, क्योंकि अथर्व काफी डरावने तरीके से मन्नत से बात कर रहा था। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, यही डर मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं, ताकि तुम अगली बार से कोई भी गलती करने से पहले हमेशा मेरी इस वार्निंग को याद कर सको। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी डरी हुई नजरों से अथर्व की तरफ देख रही थी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट होती है मन्नत। कहते हुए अथर्व मन्नत से दूर हो गया। मन्नत कंफ्यूज होकर अथर्व की तरफ देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व करना क्या चाहता है और उसके कहने का क्या मतलब है। मन्नत के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए अथर्व ने अपनी टाई को निकालकर बेड पर फेंक दिया और एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अथर्व को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर मन्नत के चेहरे पर हद से ज्यादा डर और घबराहट नजर आने लगी। उसे लग रहा था कि अथर्व उसके साथ गलत करना चाहता है। मन्नत ने रोते हुए कहा, प्लीज डेविल, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम हमारी लाइफ की शुरुआत आपके साथ एक खूबसूरत याद की तरह करना चाहते हैं, दर्दनाक सपने की तरह नहीं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। कहते हुए मन्नत रो रही थी, पर अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और अपनी टाई की तरफ देखने लगा। वह तेज कदमों से चलता हुआ मन्नत के पास आ गया। अथर्व को अपनी तरफ आते हुए देखकर मन्नत ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने करते हुए कहा, नहीं, हम आपको अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, चुप, बकवास बंद करो। मैंने कहा था ना, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखा। अथर्व के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर मन्नत की बोलती बंद हो गई। अथर्व मन्नत को खींचता हुआ बेड के पास लेकर आ गया। उसने मन्नत को बेड पर धकेल दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। मन्नत ने जैसे ही ये देखा, उसने और जोर से रोते हुए कहा, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मन्नत की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अथर्व ने मन्नत के दोनों हाथों को टाई से बांधकर बेड के हेड रेस्ट से टिका दिया। अब मन्नत हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब अथर्व उसके साथ जबरदस्ती करेगा। अथर्व ने झुककर मन्नत के चेहरे को मजबूती से दबाते हुए कहा, तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहता हूं? इतना घटिया समझती हो मुझे? कहते हुए अथर्व ने मन्नत के चेहरे को छोड़ दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अथर्व की बात सुनकर मन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अथर्व के एक्शन को देखकर उसे यही लगा था, पर अथर्व की बात सुनकर वह कंफ्यूज नजर आ रही थी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मैं कहूँ, मैं हाँ हूँ, मेरे अंदर दिल नहीं है, मैं शैतान हूँ, दुनिया मुझे हार्टलेस कहती है। पर मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ कि अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करूँ, उसकी इज्जत, उसके आबरू के साथ खेलूं। मेरी मॉम ने हमेशा मुझसे यही कहा था कि जिंदगी में कुछ भी करना, बस किसी औरत की इज्जत पर हाथ मत डालना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने डेविल के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुम तो हमेशा से मेरे बारे में गलत ही समझती हो, है ना मन्नत? तुम्हारे लिए तो दुनिया का सबसे घटिया आदमी मैं ही हूं, जो दुनिया के सारे बुरे काम करता है। बाकी पूरी दुनिया तो दूध की धुली हुई है ना? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, डेविल, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हम डर गए थे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, अभी रोना नहीं है। तुम्हें अभी तो पनिशमेंट स्टार्ट हुई है। अब आगे तुम्हें रोने की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें उसके लिए आंसुओं की भी जरूरत पड़ेगी। तो अपने आंसू कहां से लेकर आओगी मन्नत?
अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर और भी ज्यादा डरने लगा। अथर्व मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बैग से दूर जाने लगा। मन्नत काफी ज्यादा कंफ्यूज और घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वह कुछ नॉर्मल तो नहीं करने वाला है। मन्नत अच्छे से जानती थी कि अथर्व कितना ज्यादा हार्टलेस है। उसे ना खुद की तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है और ना ही दूसरों की तकलीफ से। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता मन्नत, पर खुद को तो दे सकता हूं ना। तुम और मैं एक ही हैं, है ना? अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, डेविल, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मन्नत ने इतना कहा ही था कि उसने देखा कि अथर्व ने एक हंटर निकाला है, जिस पर कांटे लगे हुए थे। उसे देखते ही मन्नत अथर्व की तरफ देखने लगी। अथर्व इस वक्त शॉर्ट लैश मन्नत के सामने खड़ा था। मन्नत चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती थी, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, डेविल, प्लीज पागलपन बंद कीजिए। गलती हमारी थी। अगर आपको सजा देनी है तो हमें दीजिए। आप खुद के साथ यह सब कुछ नहीं कर सकते। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना मन्नत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता, पर मैं खुद को दर्द तो दे सकता हूं ना। मुझे पता है कि जितना दर्द तुम्हें मुझे तकलीफ में देखकर होगा, उतना तुम्हें खुद को तकलीफ देने पर नहीं होगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हमारी बात मान लीजिए। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसे रहेंगे। पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी बातें तो माननी है मन्नत, पर इंसान को सबक सिखाने के लिए एक हादसा जरूरी है, और अब पनिशमेंट भी जरूरी है। इतना कहते हुए अथर्व ने हंटर को अपने हाथ में लपेटा और अपनी पीठ पर हंटर करने लगा। मन्नत जैसे जैसे अथर्व को पागलों की तरह खुद को मारते हुए देखती, उसके मुंह से चीख निकलती। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। वह अपने हाथों को खोलने के लिए लगातार अपने हाथ हिला रही थी। उसके हाथों पर लाल निशान पड़ चुके थे, पर फिर भी मन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस रोते हुए अथर्व को रोकने के लिए कह रही थी। अथर्व की पीठ से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मन्नत को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं अथर्व के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व प्लीज। मन्नत के मुंह से अपना नाम सुनते ही अथर्व का हाथ रुक गया। शायद पहली बार मन्नत ने अपने मुंह से उसका नाम लिया था। बचपन से आज तक मन्नत हमेशा उसे डेविल कहकर बुलाती थी। अथर्व को रुकते हुए देखकर मन्नत ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए बहुत खून निकल रहा है। प्लीज हमारे हाथ खोल दीजिए। प्लीज डेविल, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम वादा करते हैं, आपको जितनी सजा देनी थी दे चुके हैं। आप प्लीज रुक जाए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कहाँ मन्नत, अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो और सजा देनी बाकी है। कहते हुए अथर्व और जोर जोर से अपनी पीठ पर हंटर करने लगा। अथर्व की पूरी पीठ खून से लाल हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ से छलके निकल चुके हों। मन्नत का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ज्यादा रोने की वजह से अब उसकी सांस फूल रही थी। अथर्व ने जैसे ही ये देखा, उसने हंटर को फेंक दिया और दौड़ता हुआ मन्नत के पास आया। मन्नत गहरी गहरी सांस लेते हुए अथर्व की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मन्नत अब और ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाए और आखिर में बेहोश हो गई। वह अभी भी आधी बेहोशी की हालत में थी। अथर्व ने मन्नत के हाथों को छोड़कर बेहद दीवानगी भरी आवाज में कहा, तुम कितनी कमजोर हो मन्नत। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं, पर क्या हालत कर ली तुमने अपनी। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता ना। कहते हुए अथर्व मन्नत के हाथों को देखने लगा, जो कि इतनी देर तक खींचने की वजह से लाल हो गए थे। अथर्व ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, क्या हालत कर ली है तुमने अपनी नाजुक सी हथेली की। तुम एक नंबर की इडियट हो। कहते हुए अथर्व मन्नत के चेहरे की तरफ देखने लगा। मन्नत ने अपनी आधी बंद होती आंखों से रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप हार्टलेस हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हार्टलेस हूं और मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं।
इसलिए अगली बार से मेरी बुराइयों को बाहर निकालने की हिम्मत मत करना। मेरे सामने अच्छी बच्ची बनकर रहना, ताकि मैं भी तुम्हारे सामने सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ दिखा सकूं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। अथर्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी सूज चुकी थीं। अथर्व ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये तरीका जरूरी था, ताकि अगली बार से तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी मन्नत। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। एपिसोड 94, तेरी दीवानगी में हद से गुजर जाना है। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। योजक चिन्ह। अथर्व की किस को महसूस करके मन्नत आधी बेहोशी में भी रो रही थी। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत दर्द दिया मैंने तुम्हें मन्नत, पर यह दर्द जरूरी था। अगर आगे भी गलती करोगी तो और ज्यादा दर्द मिलेगा मन्नत। कहते हुए अथर्व वहां से चला गया। कुछ देर बाद वापस रूम में आया। इस वक्त उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसकी पीठ के पीछे ऑइंटमेंट लगा हुआ था। अथर्व जाकर मन्नत के बगल में पेट के बल लेट गया। पीठ पर काफी ज्यादा घाव होने की वजह से वह पीठ के बल नहीं लेट सकता था, वरना शायद और खून निकलता। कुछ ही देर में अथर्व की भी आंख लग गई। आधी रात को अचानक से मन्नत घबरा कर उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थी और वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसने रोते हुए कहा, डेविल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मन्नत रोते हुए एक ही बात रिपीट कर रही थी। उसके बगल में लेटे अथर्व की आंख उसकी आवाज सुनकर खुल गई थी। वह बस मन्नत के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। अथर्व ने एक झटके से खींचकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रो क्यों रही हो? मैं यहीं पर हूं, तुम्हारे पास। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अथर्व को अपने बगल में देखकर मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अथर्व के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगी। रोते हुए लगातार एक ही बात कह रही थी, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आप अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मन्नत रोते हुए लगातार अथर्व के चेहरे पर किस करते हुए यही बात कह रही थी। अथर्व बस चुपचाप मन्नत की तरफ देख रहा था। उसे मन्नत की आंखों से बहने वाले आंसू अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। काफी देर बाद मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस कीजिए हमसे अगली बार से अगर हमसे कोई भी गलती होगी तो आप हमें पनिशमेंट दोगे। आपको जो करना है कीजिए, पर खुद के साथ यह सब मत कीजिए। हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको इतनी तकलीफ में देखकर हम पर क्या गुजरी आप सोच भी नहीं सकते। हजार मौत मरे हैं हम। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने दीवानगी भरी आवाज में कहा, और मेरा क्या? पूरे 6 महीने तक मैं तुमसे दूर था। पूरे 6 महीने तक तुम हॉस्पिटल के बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। तो मेरी क्या हालत हुई होगी, सोचो उसके बारे में। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमारी गलती छोटी नहीं है, पर अब हम बीती बात को नहीं बदल सकते। पर हमने वादा किया है ना, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो क्या आप एक बार हमें माफ नहीं कर सकते? आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्या मिला आपको खुद को दर्द देकर? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने दीवानगी भरी आवाज में कहा, तेरी दीवानगी में हद से गुजर जाना है। दीवानगी क्या होती है, ये तुझे महसूस करना है। अथर्व की आवाज में पागलपन नजर आ रहा था, जिसे महसूस करके मन्नत की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। अथर्व ने उसकी कांपती हुई बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी से डर गई। मेरी शिद्दत भरी दीवानगी तो अभी तुम्हें देखी ही नहीं है तुमने। जब मेरी शिद्दत भरी दीवानगी देखोगी तो क्या होगा? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने डरते हुए कहा, डेविल, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें बहुत डर लगता है। कहते हुए मन्नत ने अपने छोटे छोटे हाथों से अथर्व पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अथर्व ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में भरते हुए कहा, सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अथर्व की बात पर मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने पर अपना सर रखकर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, पर अब अथर्व की आंखों में नींद नहीं थी।
वह बस मन्नत के चेहरे को देख रहा था। उसने मन्नत के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, अपनी दीवानगी में इस कदर आगे बढ़ चुका हूं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ना मुझे पीछे हटना है। दीवानगी क्या होती है, यह इस दीवाने से पूछो जो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। कहते हुए अथर्व ने हल्के से मन्नत के होठों को चूम लिया और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। कुछ ही देर में मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सुकून से उसकी भी आंखें बंद हो गईं। योजक चिन्ह। नेक्स्ट मॉर्निंग। खिड़की से आई सूरज की धूप जब मन्नत के चेहरे पर पड़ी, मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नाजुक सी बॉडी को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ के रखा है। मन्नत ने धीरे से अपना चेहरा टेढ़ा करके देखा, तो उसे अथर्व का हैंडसम चेहरा नजर आया, जो इस वक्त काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मन्नत तो जैसे उसे देखकर अपनी पलकें झुकाना ही भूल गई। मन्नत अभी अथर्व की तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक से कल रात अथर्व का पागलपन उसे याद आ गया। मन्नत ने घबराते हुए कहा, चोट। डेविल को चोट लगी है। कहते हुए मन्नत ने अथर्व को पलट कर देखा। अथर्व की पीठ पर अभी भी गहरी चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, ताकि उसकी आवाज अथर्व के कानों में ना पड़े। पर क्या ऐसा हो सकता था? अथर्व, जो हल्की सी आहट से उठ जाता था, भला अपनी मन्नत के रोने पर कैसे ना उठता? अथर्व ने अपनी आंखें खोलकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं हैं। तो फिर क्यों रो रही हो मन्नत? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, आपकी वजह से। क्या हालत कर ली है आपने अपनी? देखिए खुद को, कितना दर्द हो रहा होगा आपको। कहते हुए मन्नत अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अथर्व झट से उठकर बैठ गया। उसने मन्नत को बाजू से पकड़कर अपनी बाहों में खींचकर मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। क्या हालत कर ली तुमने अपनी? अपनी आंखों को देखो, सूज चुकी हैं पूरी। इतने आंसू लाती कहां से हो? क्या इनके अंदर टंकी फिटकी हुई है? अथर्व की बात सुनकर भी मन्नत ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी रो रही थी। अथर्व ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया, तो मैं वही हरकत दोबारा करूंगा, जो मैंने कल रात को की थी। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए ताकि उसके मुंह से आवाज ना निकले, पर आंसू तो अभी भी उसकी आंखों से निकल रहे थे। मन्नत के आंसू देखकर अथर्व ने कहा, लगता है तुम चाहती हो कि मैं कल रात का शो तुम्हें दोबारा दिखाऊं। मन्नत ने जैसे ही अथर्व की बात सुनी, उसने अपने मुंह से हाथ हटाकर चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। अगर इस बार आपने ऐसा कुछ किया, तो सच कह रहे हैं हम अपनी जान दे देंगे। हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। आखिर आप हमें इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? मन्नत की बातें सुनकर अथर्व ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत करती हो ना मुझसे मन्नत? तो मोहब्बत में दर्द ही मिलता है मन्नत। मन्नत, अथर्व की बात सुनकर बस आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। अथर्व ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब एक आंसू नहीं निकलना चाहिए तुम्हारी आंखों से। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में आ गया। मन्नत बस अपने आप को जैसे तैसे रोने से रोककर अथर्व के चेहरे की तरफ देख रही थी। अथर्व ने मन्नत को बाथरूम की स्लैब पर बिठाया और ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर मन्नत के हाथ में देते हुए कहा, ब्रश करो। कहते हुए अथर्व बाथरूम में चला गया। मन्नत बस उसे जाते हुए देख रही थी। उसने खुद से कहा, आखिर आप हैं क्या, डेविल? जितना आपको समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप में उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको समझना हमारे बस की बात नहीं है। दुनिया कहती है कि औरत को समझना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऐसा है, तो आपको समझना हजारों औरतों को समझने से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहते हुए मन्नत ने एक गहरी सांस ली। अब उसने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया था, क्योंकि वह अथर्व के पागलपन से वाकिफ थी। अगर अथर्व ने कहा है कि वह राई, तो वह खुद को दोबारा टॉर्चर करेगा। वह सच में ऐसा कर सकता है। ये सोचकर मन्नत चुपचाप ब्रश करने लगी। कुछ देर बाद अथर्व और मन्नत दोनों नहाकर बाहर आ चुके थे। मन्नत अथर्व की गोद में थी। अथर्व ने उसे एक पिंक टोवेल से लपेटा हुआ था। मन्नत किसी छोटे से बंदर के बच्चे की तरह अथर्व से चिपकी हुई थी। मन्नत ने आज खुद अथर्व की नहाने में मदद की थी।
ताकि उसकी पीठ को पानी न टच कर सके, क्योंकि इतने जख्मों पर पानी लगने से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता था। मन्नत ने खुद अथर्व को स्पंज बाथ दिया था, पर अब उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अथर्व ने उसे बेड पर बिठाकर उसके लाल चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूं। तुमने तो मुझे पहले भी इस कंडीशन में देखा है ना, तो फिर यह शर्म क्यों? कभी ना कभी तो तुम मुझे अपने अंदर भी महसूस करोगी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। मन्नत, कहते हुए अथर्व का चेहरा मन्नत के चेहरे के बेहद करीब था। अथर्व की बात सुनकर मन्नत को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। उसने जल्दी से अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा बेशर्म हो, बहुत ज्यादा। ऐसी बात मत करो ना, मुझे शर्म आती है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, अगर इसी तरह से शर्माओगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मन्नत, अब मैं और ज्यादा दिनों तक खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो कुछ भी हो, हम दोनों की मर्जी से हो। मेरे लिए तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मन्नत, अथर्व की बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखने लगी। वह जानती थी कि अथर्व उससे प्यार नहीं करता। अथर्व बस उसके लिए उसकी दीवानगी, उसका जुनून है। पर मन्नत के लिए यही काफी था। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हमें बस कुछ वक्त दे दीजिए। हम खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं। हम दिल से तो हमेशा से आपके ही थे। हम अपना जिस्म भी आपको देना चाहते हैं, पर उसके लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या एक हफ्ता काफी होगा? अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अथर्व ने उसके हैरानी भरे चेहरे की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या एक हफ्ता काफी होगा? अथर्व की बात सुनकर मन्नत अपने निचले होंठ को काटने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया था। अथर्व ने उसके लाल चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जितना टाइम लेना है, ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना आगे नहीं बढ़ने वाला। कहते हुए अथर्व ने हल्के से मन्नत के होठों पर किस किया और वहां से क्लोजेट में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मन्नत बस जाते हुए अथर्व की तरफ देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आई लव यू डेविल। आई रियली रियली लव यू। हम बहुत लकी हैं, जो भगवान ने हमारी लाइफ में आपको भेजा है। आप हमारे लिए हमारे सब कुछ हो, सब कुछ। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ जोशी मैंशन में राघव इस वक्त अपने रूम का सामान तोड़ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, 6 महीने हो गए, पर अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी ज्यादा डरावने थे। सभी रूम के बाहर से किसी ने उसे आवाज देते हुए कहा, राघव, क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से पागलपन करने से क्या होगा? एक काम दिया था, पर आप वह काम भी नहीं कर सके। बाहर से आए आवाज को सुनकर राघव ने गुस्से से फ्लावर वास उठाकर दरवाजे पर मारते हुए कहा, यहां से चले जाए, दादाजी। इस वक्त मैं आपके साथ बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। अच्छा यही होगा कि आप मेरे सामने ना आए, वरना मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूंगा। कहते हुए राघव गुस्से से दीवार पर लगी हुई मन्नत और अथर्व की तस्वीर को देखने लगा। उसने अथर्व की तस्वीर को देखकर कहा, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरी रास्ते में तुम सबसे बड़ा कांटा बनकर आ जाते हो। पर मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा, अथर्व राठौर। ये राघव जोशी का खुद से वादा है। एपिसोड 95, तुम्हें देखने की इजाजत उस खुदा को भी नहीं है। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। राघव के रूम से अभी भी सामान टूटने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाहर उसके दादाजी अभिराज जोशी और उसके पापा अविनाश जोशी दोनों परेशानी से चक्कर काट रहे थे। अभिराज ने गुस्से से अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए कहा, ये लड़का गुस्से में अपना आपा क्यों खो देता है? 6 महीने ही तो हुए हैं ना उस लड़की को गायब हुए, ऐसे पागल हो रहा है जैसे उसके पीछे दीवाना था। कहते हुए अभिराज जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्होंने पलटकर अविनाश की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, कहीं इसके दिल में उस लड़की के लिए कुछ है तो नहीं ना?
राघव की गुस्से भरी आवाज सुनकर अविनाश जी एक पल के लिए डर गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं पापा? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो जानते हैं ना कि हमने राघव को किस मकसद से भेजा था। वह उस लड़की से प्यार कैसे कर सकता है जिसे हमें मारना था, जिसने हमें बर्बाद कर रखा था। अविनाश की बात सुनकर अभिराज जी ने भारी आवाज में कहा, पर फिर भी इस लड़के पर नजर रखो। ये हमारा सालों का बनाया प्लान चुटकी बजाते ही खराब कर सकता है। अगर इसके दिल में उस लड़की के लिए कुछ है भी, तो अभी के अभी अपनी फीलिंग्स को खत्म करने के लिए कहो। कहते हुए अभिराज जी गुस्से से वहां से चले गए। उनके जाते ही अविनाश ने एक नज़र राघव के रूम की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा यही होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना हो, क्योंकि पिछले 6 महीने में तुम्हारा पागलपन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। कहते हुए अविनाश भी वहां से चले गए। वहीं राघव के रूम के अंदर राघव ने पूरे रूम की तरफ देखा। उसका पूरा रूम कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ सामान टूटा पड़ा था। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, मन्नत, कहाँ हो तुम? कहते हुए राघव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने मन्नत का खूबसूरत चेहरा, उसकी प्यारी सी हंसी, उसका मुंह बनाना, उसका क्यूट तरह से मुस्कुराना सब घूमने लगा। राघव ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, पिछले 6 महीने से एक नजर नहीं देखा तुम्हें। पता नहीं उस अथर्व राठौर ने कौन से कोने में छुपा के रखा है तुम्हें। मैं जानता हूं कि उसने जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। शायद उसने तुम्हें कैद करके रखा है। पर मैं बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा, बहुत जल्दी। उसके बाद तुम मेरी रानी बनोगी, राघव जोशी की क्वीन। कहते हुए राघव जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी अजीब थे। राघव अभी पागलों की तरह बर्ताव कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर राघव ने टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल की तरफ देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से उसे कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल था। राघव कुछ कहता इससे पहले ही प्रिंसिपल ने थोड़े गुस्से से कहा, प्रोफेसर राघव, आपको हुआ क्या है? पिछले 6 महीने से हफ्ते में 3 से 4 बार छुट्टियां लेना। अगर आप इसी तरह से छुट्टियां लेते रहेंगे तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई का क्या होगा? अगर आपको जॉब नहीं करनी तो बता दीजिए, हम कोई और टीचर ढूंढ लेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ऐसे में तो हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आप अब सीधे फाइनल जवाब दीजिए, आप कॉलेज रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? प्रिंसिपल की बात सुनकर राघव ने गुस्से से कहा, मुझे धमकी देगा प्रिंसिपल? तेरी औकात क्या है? तुझे जिंदा जला दूंगा। राघव जोशी को धमकी देने के बारे में अगली बार से सोचना भी मत। राघव की गुस्से भरी आवाज सुनकर प्रिंसिपल ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, देखिए मिस्टर राघव जोशी, मैं जानता हूं कि आप बहुत पावरफुल हैं, पर आप इस तरह से बच्चों के फ्यूचर का नुकसान नहीं कर सकते। पहले आपने जबरदस्ती हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को मार डाला और उसकी जगह ले ली, और अब आप खुद भी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो मुझे ही टारगेट करेंगे ना, मुझे जवाब देना होता है, प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर राघव ने गुस्से से दीवार पर लगी हुई अथर्व की तस्वीर को नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं कल से रेगुलर ज्वाइन कर रहा हूं। और क्या तुम्हें मन्नत सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला? पिछले 6 महीने से वह स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ रही है, फिर भी तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ऐसा क्यों? प्रोफेसर राघव की बात सुनकर दूसरी तरफ से प्रिंसिपल ने घबराते हुए कहा, वह कॉलेज के ट्रस्टी यानी अथर्व राठौर की वजह से। उन्होंने कहा है कि अब वह कभी कॉलेज नहीं आएंगी, उनके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। पर 6 महीने में उन्होंने एक भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। अब इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर हम ट्रस्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। वह जैसा कहेंगे हमें वैसा करना होगा। प्रिंसिपल की बातें सुनकर राघव की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करूंगा। कहकर राघव ने कॉल कट करके मोबाइल को बेड पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, अथर्व राठौर, तुझे क्या लगता है तुम मुझे मेरी जान से दूर रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जल्दी उसे अपने पास लेकर आऊंगा, अपने पास हमेशा हमेशा के लिए। वह सिर्फ मेरे पास रहेगी, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम उसके जैसी फूल को डिजर्व नहीं कर सकते। तुम एक कांटों से भरा पेड़ हो और तुम्हारे लिए दुनिया में हजारों कांटे हैं, तुम उन्हें ही डिजर्व करो।
कहते हुए राघव रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे कुछ दूरी पर खड़े अविनाश जी नजर आए, जिन्हें देखकर राघव की आंखें छोटी हो गईं। वह बिना किसी पर ध्यान दिए उन्हें इग्नोर करता हुआ तेजी से सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। तभी पीछे से अविनाश जी ने कहा, तुम गलत कर रहे हो राघव। तुम्हें उसके प्यार में नहीं पड़ना था, बल्कि उसे बर्बाद करना था। दादाजी को अगर इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए सबसे जरूरी उनका मकसद है, उनके परिवार से भी ज्यादा जरूरी। अविनाश जी की बात सुनकर राघव के हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार? पिताजी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। आप बस अपनी फिक्र कीजिए और अपनी रखेलों की। कहते हुए राघव गुस्से से वहां से चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर अविनाश जी ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। उन्होंने खुद से कहा, क्यों बर्बाद होना चाहते हो राघव? अथर्व राठौर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तुम उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत को नहीं जानते। वह एक साइको इंसान है, बिल्कुल अपने डार्क लॉर्ड की तरह। कहते हुए अविनाश के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में कबीर किंग की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने कई सारे बॉडीगार्ड सर झुकाकर खड़े थे। कबीर के हाथ में सिगार थी और वह सिगार के लंबे लंबे कश लेते हुए उन सब के चेहरे को गौर से देख रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, डार्क लॉर्ड, हमने खबर लगा ली है। 1 हफ्ते के बाद ब्लैक ईगल इंडिया आ रहा है और यह पक्की खबर है। ब्लैक ईगल इस बार हम पर अटैक करने के लिए ही आ रहा है। मैंने पता लगाया है, उसने हमारे सभी ट्राइबल टीम के साथ हाथ मिला लिया है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कबीर के होठों की कोनी टेढ़ी हो गई। उसने शैतानी तरीके से हंसते हुए कहा, इसका मतलब सारे कुत्ते शेर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इम्प्रेसिव, काफी इंटरेस्टिंग होगा खेल। कुत्तों को तो मरना ही है, पर कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से मरेंगे। कबीर की बात और उसकी हंसी सुनकर बॉडीगार्ड भी समझ गए थे कि इस बार कबीर ब्लैक ईगल को छोड़ने के मूड में नहीं है। ना जाने कितनी ही बार कबीर ने ब्लैक ईगल को जिंदा छोड़ा था। कोई नहीं जानता था कि उसकी वजह क्या है, पर ब्लैक ईगल अंडरवर्ल्ड में कबीर से पहले किंग माना जाता था। कबीर के आने के बाद ब्लैक ईगल जैसे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पर पिछले कुछ सालों में उसने दोबारा अंडरवर्ल्ड में अपना बहुत नाम कमाया था। पर फिर भी कबीर के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। और यही वजह थी कि वह डार्क लॉर्ड यानी कि अंडरवर्ल्ड के किंग से बेहद नफरत करता था। कबीर ने अपने साइड में बैठे आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहते हो? क्यों ना गेम दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए? बहुत दिन हो गए कुछ गेम खेले नहीं। कबीर की बात सुनकर आदित्य ने उसके हाथ से शिकार लेकर लंबे लंबे कश लेते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब से हमारी क्वींस हमारी लाइफ में आई हैं, हमने ये सारे काम करना बंद कर दिया है। पर अब लगता है कि दोबारा वही काम करने होंगे। पर उन्हें बिना पता चलने दिए, वरना तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरा घर जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बीवी मुझे छोड़ेगी नहीं। आदित्य की बात सुनकर कबीर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बीवी से इतना डर? कबीर की बात पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, ये तुम खुद से पूछो, डर है या प्यार? बाकी तुम खुद समझदार हो मिस्टर कबीर राठौर। कहते हुए आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कबीर ने आगे कुछ नहीं कहा और वह भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। शाम का वक्त, सुकून मैंशन। मन्नत इस वक्त गार्डन में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसे बार बार अथर्व की याद आ रही थी। अथर्व ने गुस्सा होने के बावजूद भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उसने खुद को तकलीफ पहुंचाई थी और मन्नत के लिए ये काफी ज्यादा तकलीफ भरा था। वह अथर्व को खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यहाँ पर अथर्व ने तो खुद की हालत हद से ज्यादा खराब कर ली थी। मन्नत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डेविल। हमें लगा था कि आप भी दूसरों की तरह गुस्से में हमारे साथ जबरदस्ती करोगे। पर हम कितना गलत थे। आपके लिए तो हमारी मर्जी, हमारी इजाजत इंपॉर्टेंट है। आई लव यू डेविल। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते, पर जो भी है, हमें सब मंजूर है। बस आप हमें हमेशा हमारे पास, हमारे साथ, हमारी बाहों में चाहिए। मन्नत ने इतना कहा ही था कि पीछे से उसे किसी ने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या तुम मुझे याद कर रही थी, मन्नत? अथर्व की आवाज जैसे ही मन्नत के कान में पड़ी, एक पल के लिए तो मन्नत से हर्ष सी गई।
पर अगले ही पल उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलटकर मजबूती से अथर्व को गले लगाते हुए कहा, डेविल, आप आ गए। कहते हुए उसे अचानक से एहसास हुआ कि उसने अथर्व को बहुत ज्यादा ही टाइटली पकड़ लिया है। मन्नत अपने हाथों की पकड़ ढीली करने ही वाली थी कि अथर्व ने उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हारा डेविल इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी नाजुक हाथों से उसे कुछ हो जाए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मन्नत। कहते हुए अथर्व ने मन्नत के माथे पर किस करते हुए कहा, तुमने दोपहर को खाना खाया था। मन्नत ने छोटे बच्चों की तरह अपना सर हिलाया। अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, दवाई ली थी। मन्नत ने दोबारा छोटे बच्चों की तरह अपना सर हिला दिया। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, शब्द, मन्नत, शब्द। सर हिलाना बंद करो और अपने मुंह से बताओ, क्या तुमने खाना खाया था? मन्नत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमने इशारा तो किया था ना। अब मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? अथर्व ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हर बात सर हिलाकर नहीं कही जाती। वैसे ही हर काम दूर से नहीं किया जाता, मन्नत। कहते हुए अथर्व ने अपने होंठ मन्नत के होठों पर रखे और धीरे धीरे उसके होठों को किस करने लगा। मन्नत चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी होकर अथर्व की किस को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद किस करते हुए ही अथर्व ने मन्नत को अपनी गोद में उठाया और उसे उसी तरह से लेकर मैंशन के अंदर जाने लगा। मन्नत को जैसे ही एहसास हुआ, वह अथर्व को अपने दोनों हाथों से सीने पर धक्का देकर दूर करने की कोशिश करने लगी। पर अथर्व ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और उसे उसी तरह से किस करते हुए रूम के अंदर आ गया। अथर्व ने मन्नत को बेड पर लिटाया और खुद इंटेंस नजरों से गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगा। मन्नत अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? लिविंग रूम में कोई हो सकता था। आप मुझे ऐसे किस करते हुए कैसे लेकर आ सकते हो? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है और किसी की इतनी औकात नहीं है कि वह तुम्हें और मुझे देख सके। यू आर माई क्वीन। तुम्हें देखने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी। मतलब किसी को भी नहीं। कहते हुए अथर्व फिर से मन्नत के ऊपर जाकर उसे किस करने लगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।